नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। देखिए, आज से मैं ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे, जहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। देखिए, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि ज्योमेट्री में यूज होने वाले टर्म्स को मैं पूरा डिफाइन करूँगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें इन टर्म्स का यूज हुआ रहता है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें यूज हुआ टर्म आपको पहले से पता हो। देखिए, जहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है वहीं से ये क्लास शुरू हो रही है। तो पहली हेडिंग है प्लेन, समतल। देखिए, ये एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऊंचाई नहीं बना सकता, है ना। वो उभरा हुआ नहीं होता है, उसमें कोई हाइट नहीं होती है। उस फिगर को टू डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। उसे ही हम प्लेन बोलते हैं। जैसे कि आप कॉपी में जो कुछ भी लिखते हैं वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, वो उभरा हुआ नहीं है। उसमें जो भी आप लिखेंगे वो उभरा हुआ नहीं है। उन शब्द में कोई हाइट नहीं है उसकी, केवल लंबाई और चौड़ाई में ही उसको आप मेजर कर सकते हैं। उन चीज़ों को ही हम प्लेन या फिर समतल कहते हैं। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको कि ज्योमेट्री में यूज हुआ रहता है। देखिए, पॉइंट हम जब बनाते हैं, इसमें कोई लेंथ, विड्थ या उसकी हाइट नहीं होती है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। या फिर इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सर्किल हो जिसकी रेडियस या त्रिज्या जीरो हो जाए, कोई रेडियस ना हो, जीरो हो जाए, उसे भी आप पॉइंट कह सकते हैं। यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसकी कोई भी लेंथ, विड्थ या हाइट नहीं होती है। आइए अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। देखो, केवल लाइन हो या रेखा हो, उसी को हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। अगर हम पॉइंट्स को बिल्कुल पास पास एक दूसरे के नज़दीक लगातार ड्रा करते चले जाएं, ढेर सारा पॉइंट अगर ऐसे बनाते चले जाएं, तो पॉइंट बनाते बनाते ही एक लाइन फॉर्म हो जाता है। यानी कि अगर कोई लाइन बनी हुई है तो आप कह सकते हैं ये पॉइंट का एक सेट है। बिल्कुल पास पास अगर पॉइंट बनाए तो आपस में जुड़ करके एक लाइन फॉर्म कर देते हैं। लाइन में दोनों साइड आप चाहें तो एरो लगा सकते हैं, इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। लाइन की कोई भी निश्चित लेंथ नहीं होती है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन या लाइन का यूज हुआ है केवल, तो आप कह सकते हैं वो सिर्फ एक लाइन है, उसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, रेखा बिंदुओं का समूह होती है जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको दोनों साइड में बढ़ाया जा सकता है। लाइन इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है। अब आ जाइए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। देखिए, रेखाखंड क्या होता है? इसकी एक फिक्स डिस्टेंस होती है, फिक्स लेंथ होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक, लाइन ड्रा कर दिया। अब इस लाइन में अगर हमने ए और बी दो पॉइंट दे दिया और इसके डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो गई, तो ए बी जो हो गई वो रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट कही जाएगी। जिसकी लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, उसको आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। अकेले अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट हो सी डी और 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेंथ हो, तो इस सी डी को आप बोल देंगे, सी डी को क्या बोलेंगे? ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है। वहीं पर यहाँ पर लाइन अकेले की बात करें, सिर्फ लाइन की बात करें या स्ट्रेट लाइन की बात करें, उसकी कोई भी लेंथ दी नहीं थी और जितना चाहें आप बढ़ा भी सकते हैं। जबकि लाइन सेगमेंट में या रेखाखंड में क्योंकि डिस्टेंस दी हुई है, तो आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से नहीं इंक्रीज कर सकते। अगली हेडिंग देखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। मान लीजिए कि दो लाइनें ऐसी हों, L1 और L2। एक लाइन है L1, दूसरी है L2, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट कर दें, तो इस तरह की लाइनों को ही प्रतिच्छेदी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। यानी कि कोई भी दो लाइन हो जो एक दूसरे को कहीं भी कट कर दे, अगर कट करने वाली लाइनों को ही इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। इनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है, 2 से ज़्यादा लाइनें भी एक दूसरे को कट कर सकती हैं। अगला है पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा। देखिए, दो लाइनें इस तरह से ड्रा हमने कर दिया है, समांतर रेखा है ये, दो लाइनें, इसमें दो लाइनें हैं, यानी कि लाइन आप जानते हैं कि इसको दोनों साइड में बढ़ाई जा सकती है।
अगर कोई लाइन का नाम ले रहा है इट मीन्स क्या है, ये दोनों ही साइड में इधर भी आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही दोनों के साथ। देखिए कोई भी दो ऐसी लाइन हो जिसके बीच का फिक्स डिस्टेंस हो, जो भी डिस्टेंस हो वो फिक्स हो हर जगह पर, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करती हैं, इनको चाहे जितना भी आप इन्फिनाइट तक आगे बढ़ा लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा किया और एक लाइन ऐसे ड्रा किया, यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट तो नहीं करी हैं, लेकिन इनको पैरेलल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर देंगे, जबकि पैरेलल लाइंस के बीच का गैप फिक्स होता है, इसलिए इन लाइंस को अगर आगे बढ़ाएं तो भी ये गैप मेंटेन रहता है और वो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पैरेलल लाइन की यही है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हैं, उनके बीच का गैप जो है फिक्स रहता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पैरेलल लाइन की। कोई डेफिनेशन नहीं याद करना है इसको, देखिए सिर्फ इन चीज़ों को समझना है। ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स को जरूरी होता है जानना। अब मान लीजिए वहीं पर इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेद रेखा मिल जाए आपको किसी क्वेश्चन में और आप नहीं जानते हो तो लगेगा ये कौन सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ कोई लाइनें कट कर दी तो उन्हीं लाइनों को ही हम जो है प्रतिच्छेदी रेखा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन लाइन्स हैं, जो भी दी हुई लाइनें हैं, वो एक दूसरे को जरूर काटेंगी। आ जाइए अगला, बाइसेक्टर लाइन, समद्विभाजक रेखा। समद्विभाजक रेखा कैसे होती है, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है ए बी गिवन है, ठीक है, उसको कोई दूसरी लाइन ऐसे मान लीजिए कि इसका नाम सी डी है, दूसरी लाइन आकर के मान लीजिए कि इसको किसी सी पॉइंट पर कट कर देती है, और जहां पर वो कट करती है ए बी लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी ए सी इज इक्वल टू सी बी। इसमें देखिए ए सी इक्वल टू सी बी आप मान के चलेंगे, थोड़ी लेंथ कम ज़्यादा दिख रही है। अगर कोई गिवन लाइन हो उसको एक दूसरी लाइन किसी एक पॉइंट पर कट कर देती है, जहां पर कट करती है ए बी टू इक्वल पार्ट्स में बंट जाता है ए सी और सी बी में। इस तरह की लाइन को ही हम समद्विभाजक या बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। किस लाइन को, इस सी डी लाइन को बोलेंगे, ठीक है, ए बी को नहीं बोलेंगे, सी डी लाइन, क्योंकि सी डी लाइन ही ए बी लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, इसलिए सी डी लाइन हो गई आपकी बाइसेक्टर लाइन। अगली हेडिंग देखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन या फिर लंबवत रेखा। देखिए एक लाइन मान लीजिए कि आपने ड्रा किया ए बी, देखिए ये लाइन है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, जितना चाहें आप उतनी बड़ी लाइन खींच सकते हैं। एक दूसरी लाइन मान लेता हूं कि इसका नाम है सी डी, ए बी से इस तरह से मिलती है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई दो लाइन ऐसे ही मिलती हैं एक दूसरे से कि उनके बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल बनता होगा तो इस तरह की लाइन को ही परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या सी डी ए बी पर लंब है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये वाला सिंबल हम बनाते हैं परपेंडिकुलर के लिए, यानी कि सी डी जो लाइन है वो ए बी से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसे बोल सकते हैं ए बी भी सी डी से 90 डिग्री बना रही है, तो आप इसको ऐसे भी बोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी ए बी सी डी से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर का साइन, चिन्ह हो गया। अगली हेडिंग है एंगल बाइसेक्टर या कोण अर्धक रेखा। मान लेते हैं कि एक एंगल पहले बना लीजिएगा, यहाँ पर ओ पॉइंट दे रहा हूँ, इसका नाम है ए और एक का नाम रख दे रहा हूँ बी, ठीक है। ये हो गया आपका ओ ए और ओ बी, ठीक है। इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। एक तीसरी लाइन आती है इसके ठीक बीच से ओ पी, और ये इस तरह से इस दोनों को काटती है कि दोनों इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाते हैं 30-30 में, ठीक है। एक तीसरी लाइन ऐसी आती है जो इस 60 डिग्री को 30-30 में बांट देती है,
ऐसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इसी ओपी लाइन को ही हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ओपी लाइन 60 डिग्री को 30-30 में यानी बराबर भागों में बांट दे रही है। अभी आपने देखा कि लाइन क्या होती है, जिसकी कोई फिक्स लेंथ ना हो, जिसको दोनों ही साइड में बढ़ाया जा सके, उसको लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, जिसकी एक फिक्स लेंथ हो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब अगली हेडिंग है रे, या फिर इसको हिंदी में किरण बोलते हैं। देखिए रे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक लाइन बनाई और सिर्फ एक तरफ एरो लगा दिया, इसको आप रे बोलते हैं। रे को सिर्फ एक साइड में ही बढ़ाया जा सकता है, इस साइड में आप नहीं बढ़ा सकते हैं। एक जगह पर फिक्स पॉइंट दे दिया जाता है और एक साइड जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स के बीच में छोटा छोटा डिफरेंस भी है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। लाइन को एक ही डायरेक्शन में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे हम रे कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन भी करके लिख दिया है, एक साइड में केवल ये बढ़ेगी। एंगल क्या होता है, देखिए कोण का निर्माण या एंगल का निर्माण दो रे से होता है। हमेशा एंगल लाइन से नहीं बल्कि रे से बनता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट होता है, इस साइड को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया, इसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइड नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये होती है रे। तो कभी भी आप एंगल बना हुआ कहीं देखिएगा तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है कहीं ना कहीं एरो लगा रहता है, लेकिन इस साइड में नहीं लगा रहता है। यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, या फिर इसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ये हो गया आपका वर्टेक्स। ये पॉइंट यहाँ पर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, कोई भी एंगल हो। ये आपका हो गया वर्टेक्स, ये हो गया एंगल थीटा, और ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहीं पर मान लीजिए कोई ट्रायंगल या त्रिभुज भी बना हो, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसको क्या बोलेंगे आप, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी, ये सब क्या है, शीर्ष या फिर वर्टेक्स हैं। अगर यहाँ पर ऐसे बना हुआ हो तो ये भी आपका ये वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। जहाँ पर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं उसे ही वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर दोनों रे इंटरसेक्ट हुई हैं, इसको भी आप वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोलेंगे। आइए अब देखिएगा टाइप्स ऑफ एंगल। पहला टाइप है एक्यूट एंगल, या फिर इसको न्यून कोण कहा जाता है। ऐसा कोई भी एंगल हो जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 0 डिग्री से अधिक, ठीक है, 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। अगर करेक्ट 0 डिग्री होगा उसको भी आप एक्यूट एंगल, न्यून कोण नहीं बोलेंगे, और 90 डिग्री को भी न्यून कोण नहीं बोलेंगे। 0 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे 0.1 ही क्यों ना हो, और 90 से ठीक कम होना ज़रूरी है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ मैंने बना दिया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जो है आपका, ये 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, कोई भी हो सकता है। 1 डिग्री भी न्यून कोण है और 89 डिग्री भी न्यून कोण ही है। राइट एंगल क्या होता है, समकोण। अगर करेक्ट 90 डिग्री हो जाए, दो रे यहाँ मैंने बनाया और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हो, तो 90 डिग्री को ही आप समकोण बोलते हैं या फिर राइट एंगल बोलते हैं। करेक्ट 90 होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण किसको कहते हैं, अगर कोई एंगल ऐसा हो, कोई कोण ऐसा हो जिसकी वैल्यू 90 से अधिक हो, 90 से अधिक और 180 से कम, उसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक रे बनाया, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो देखिए ये रे है, ऐसे घूम के आया यहाँ, उससे आगे अगर चला गया, जैसे कि 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री क्या हुआ, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। 90 करेक्ट 90 डिग्री अगर होगा तो वो राइट एंगल हो जाएगा। करेक्ट 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा हो, चाहे 90.1, चाहे 90.1 डिग्री भी हो, वो भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। और चाहे आप 91 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, कोई भी चीज़ इसके बीच में अगर लाई करता है 90 से 180 के बीच में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। चौथा टाइप है
स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण और रिज कोण भी इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी एंगल बनता है वो दो रे से बनता है। दोनों रे आप मान लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर हैं, एक रे फिक्स रहती है, दूसरी रे आगे की तरफ बढ़ती है, उसी हिसाब से दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है और एंगल बनता है। दो रे एक दूसरे के ऊपर हैं मान लीजिए, अगर एक रे यहीं पर रह गई और दूसरी रे आगे की तरफ बढ़ेगी तो उनके बीच में, दोनों रे के बीच में गैप क्रिएट होता है, उन्हीं के बीच में एंगल बनता है। अगर वो रे दूसरी वाली घूम करके वापस से ऐसे स्ट्रेट इसके अपोजिट आ जाए, दो रे होती हैं, दूसरी वाली रे यहाँ से घूम करके अपोजिट हो जाए तो इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसको सरल कोण और रिज कोण भी हिंदी में बोलते हैं। अगला देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण। किसी भी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक, 180 से अधिक हो और 360 से कम, 360 से कम, उसे आप क्या बोलेंगे? वृहद कोण बोलेंगे या रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। देखिए दो रे होनी चाहिए एंगल बनाने के लिए, एक रे ये है, दूसरी वाली मान लीजिए यहाँ तक घूम के आई 90, यहाँ तक आई तो 180। अब 180 से भी ज़्यादा हो जाए, इसके भी नीचे आ जाए, देखिए एंगल हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। इस पॉइंट से उठाते हैं यहाँ की तरफ, मान लीजिए कि ये रहा होगा 220 डिग्री, ठीक है, तो हो गया आपका 180 से ज़्यादा और 360 से कम। 180 से ठीक ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट 180 होने पर स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल नहीं रह जाएगा। रिफ्लेक्स के लिए 180 से होना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ 180 आपका होता है, यहाँ तक 180 से आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं आपका आ जाता है वृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। 6 नंबर का टाइप है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। मान लीजिए कि एक रे यहाँ पर है, इसका जो दूसरा रे है, ठीक है, इसका जो दूसरा रे है वो घूम करके वापस से इसी के ऊपर फिर से आ जाता है। देखिए इसके ऊपर दो रे यहाँ पर बना है, दूसरा रे क्या हुआ, घूम करके वापस से यहीं पर आ जाए तो कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री को ही कंप्लीट एंगल बोलते हैं। आप जानते होंगे सर्कल में कभी अगर ध्यान दिए होंगे कोई क्वेश्चन मिला होगा तो इस पूरे सर्किल को कंप्लीट को 360 डिग्री लिया जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर दो रे होती है, एक रे यहीं पर फिक्स रहती है और दूसरी रे घूम करके आती है और वापस आकर के इसी के ऊपर फिर से आ जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर दो एरो मैंने लगाया है, इसका मतलब इसमें दो दो एरो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है। दूसरी वाली घूम के आई है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। आइए देखिएगा जीरो एंगल क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि हमेशा दो रे होती हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर क्या है, दो रे मैंने बनाया है। दूसरी वाली रे अगर आगे बढ़ेगी तो पहली और दूसरी के बीच में गैप क्रिएट होगा और उसी के बीच में एंगल बनेगा। अब मान लीजिए कि दूसरी वाली रे हटे ही ना, वहीं रह जाए, कुछ भी ना हो, उसे ही हम जीरो बोलते हैं और उसके बीच में 0 डिग्री होता है। देखिए डायग्राम तो दोनों का एक जैसा है, कहने का मतलब दोनों ही ओवरलैप है, लेकिन इसमें 360 और इसमें 0 क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, घूम करके वापस तब ओवरलैप हुआ है इसलिए एंगल बना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओवरलैप है, वो आगे मूवमेंट हुआ ही नहीं। जब आगे मूवमेंट नहीं हुआ तो कोई एंगल भी नहीं बना, इसलिए इसको जीरो एंगल कहा गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।